दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, 30 जून तक है वक्त। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त के लिए 19,000 करोड़ रुपए जारी किए थे और 9.5 करोड़ किसान लाभार्थियों के लिए ये रकम जारी की गई थी। केंद्र सरकार हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत किसानों के बैंक खातों में 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। पीएम किसान योजना के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। वर्तमान में इस योजना के लगभग 11.74 करोड़ किसान लाभार्थी हैं। किस्त पाने के लिए किसानों को पहले आवेदन करना होता है और उसके बाद खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सरकार द्वारा लाभार्थी का नाम राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पीएम किसान पोर्टल pmkisan.government.in पर अपलोड किया जाता है। उसके बाद ही आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी होते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान 2021 के तहत पहली किस्त यानी 2,000 रुपए तो अप्रैल जुलाई में 10.34 करोड़ किसानों को भेजी जा चुकी है और बचे हुए लोगों को 31 जुलाई तक पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक पीएम किसान योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। योजना के मुताबिक 30 जून 2021 के पहले अगर किसान अपना पंजीकरण करवा लेता है और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें पहली किस्त के 2,000 रुपए जुलाई में और दूसरी किस्त के 2,000 रुपए अगस्त में मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बंगाल में ममता के खेला होबे की तर्ज पर अब यूपी में लगे होर्डिंग, सपा ने दिया नारा खेला होई। जी हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खेला होबे का नारा दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया और वहीं अब यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी जैसी राजनीति बनाई है। दरअसल यूपी के कानपुर और वाराणसी में दीवारों पर और होर्डिंग्स पर बंगाल की तरह ही नारे लिखे गए हैं। समाजवादी पार्टी ने विधिवत खेला होई नारे की लिखी होर्डिंग शहर में लगवानी शुरू कर दी है। कानपुर के बाद इस नारे ने पूर्वांचल में दस्तक दे दी है। शहर के बड़े चौराहे पर होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा गया है कि अब यूपी में खेला होई। होर्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके एक नेता ने इस नारे का उपयोग शुरू कर दिया है। कानपुर के सपा अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने ऐसी होर्डिंग्स पूरे कानपुर शहर में लगवाई है। हमने लिखा है कि अब यूपी में भी खेला होई, क्योंकि प्रदेश में निश्चित ही खेला होने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था उसे उसका फल बंगाल में मिल गया, उसी तरह यूपी की जनता इनके साथ खेल खेलेगी। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घोटाले की जांच के लिए सीबीआई और ईडी उपयुक्त। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घोटाले में सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करने के लिए उपयुक्त है। संजय राउत ने यह प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर शुक्रवार को हुई ईडी की छापेमारी के बाद दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक प्रस्ताव पारित कर इन एजेंसियों द्वारा जमीन मामले की जांच की मांग करनी चाहिए। आपको बता दें कि नागपुर के सिविल लाइन स्थित पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है और 4 बड़े अधिकारी इस छापे में शामिल हैं। सुबह 8 बजे से छापे की कार्रवाई शुरू हुई है। छापे की कार्रवाई के दौरान घर के बाहर सीआरपीएफ पुलिस का कड़क बंदोबस्त है और ये छापेमारी 100 करोड़ वसूली प्रकरण में की गई है। इसी छापेमारी को लेकर संजय राउत मीडिया के सवालों का
सख्त जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार और शिवसेना की तरफ से मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। इसको लेकर राउत ने कहा है कि ये दोनों केंद्रीय एजेंसियां आपकी यानी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर आपकी आईटी सेल के सदस्य हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत, राज्य सरकार ने प्रतिबंधों को बढ़ाने का किया फैसला। जी आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में फिर प्रतिबंधों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इसकी वजह है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। जी हाँ, शुक्रवार को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से पहली मौत की पुष्टि की गई। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने फिर से प्रतिबंधों को सख्त करने का फैसला किया है। जी आपको बता दें कि जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र सरकार ने 5 लेवल अनलॉक योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत अलग अलग जिलों को ज्यादा से ज्यादा खोलने की अनुमति दी जानी थी। हालांकि जहां ज्यादा पॉजिटिव केस थे वहां अभी भी प्रतिबंध लागू थे, लेकिन अब जिलों को भी पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 लेवल अनलॉक की योजना को 3 लेवल तक सीमित कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें कहा गया है कि राज्य में दी गई ज्यादा से ज्यादा छूट को अब वापस ले लिया गया है। राज्य में कोरोना को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट के कारण पहली मौत की पुष्टि की गई। शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की और जानकारी के मुताबिक मरीज की मौत मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक अस्पताल में हुई है। डॉक्टर ने बताया कि मरीज को पहले से ही बहुत सी बीमारियां थीं। केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार, कहा आप जब रैलियां कर रहे थे तब मैं ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहा था। जी हम बात करें कि राजधानी दिल्ली में खड़े हुए ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस वक्त दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग उठाई थी। अब इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर मेरा गुनाह क्या है? क्या मैं 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा, ये मेरा गुनाह है? जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा कि जब आप बीजेपी चुनावी रैलियां कर रहे थे तो मैं उस वक्त रात भर जाकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। मैं चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए लड़ा और गिड़गिड़ाया। केजरीवाल ने आगे कहा कि लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया ने ऑडिट रिपोर्ट को गलत बताते हुए बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के कारण जान गंवा रहे थे वो झूठ था क्या, या जब दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टर चिल्लाकर ऑक्सीजन की कमी की बात कह रहे थे वो झूठ था क्या? मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसको लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रही है। ए.आर. रहमान का ये फेमस गाना शेयर करने पर सोनी म्यूजिक ने रविशंकर के खिलाफ कॉपीराइट को लेकर दर्ज की शिकायत। जी आपको बता दें कि सोनी म्यूजिक ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ ट्विटर पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। ये शिकायत सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट की ओर से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री IFPI द्वारा भेजी गई है। इंडिया टुडे में प्रकाशित खबर के अनुसार उनके चैनल ने सोनी म्यूजिक द्वारा 24 मई 2021 को भेजी गई इस शिकायत की एक कॉपी हासिल कर ली है। और बता दें कि ट्विटर ने शुक्रवार को कॉपीराइट मुद्दों का हवाला देते हुए रविशंकर प्रसाद को उनके खाते को 1 घंटे तक बंद कर दिया गया था। और ये शिकायत हुई तो ही जाहिर है कि रविशंकर के अकाउंट को इसीलिए ये कार्रवाई की गई। IFPI ने कथित कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट की ओर से ट्विटर से संपर्क किया था, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर ए.आर. रहमान का लोकप्रिय नंबर माँ तुझे सलाम शेयर किया था। चूंकि ए.आर. रहमान का माँ तुझे सलाम गाना सोनी म्यूजिक का है और इस गाने का कॉपीराइट भी इसी कंपनी के पास है।
केआरके ने बदले सुर, डिलीट किए सलमान खान के सारे वीडियो, बोले मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। जी हां, आपको बता दें कि खुद को फिल्म क्रेडिट कहने वाले कमाल आरके केआरके लगातार सलमान खान से भिड़े हुए हैं। सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज होने के बाद उन्होंने कई तरह के वीडियो जारी किए थे, जिसके बाद सलमान की टीम केआरके के खिलाफ मुकदमा कर दिया और सलमान को गुंडा कह रहे केआरके ने मुकदमा होने पर अब पलटी मारी है। अब उन्होंने सलमान को लेकर जो वीडियो बनाए थे वो डिलीट कर दिए हैं। केआरके ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने सलमान खान से जुड़े अपने सारे वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं। केआरके ने ट्वीट कर लिखा कि सलमान खान, मैं आपके सभी वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं। मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरी मंशा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ूंगा लेकिन वीडियो नहीं बनाऊंगा। केआरके ने यह भी कहा कि उनके चैनल पर किसी वीडियो को लेकर अगर सलमान खान की ओर से आपत्ति है तो इसकी जानकारी उनको दे दी जाए, वह उसे भी डिलीट कर देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि मैं सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू तभी करूंगा जब मुझे कोर्ट से इसकी इजाजत होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगी बैंक की ये सर्विस। एसएमएस भेजकर बैंक ने दी जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने खाताधारकों को अलर्ट किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को एसएमएस, ईमेल भेजकर जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों तक बैंक की ट्रांजैक्शन कंट्रोल की सर्विस बंद रहेगी। आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक की ओर से एसएमएस मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 जून की रात 11 बजे से लेकर 30 जून की रात 12 बजे तक बैंक की ट्रांजैक्शन कंट्रोल की सुविधा बंद रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल सुविधा 25 जून की रात 11 बजे से लेकर 30 जून तक रात 12 बजे तक बंद रहेगी। बैंक के द्वारा मेंटेनेंस काम के चलते इस सर्विस को 5 दिन तक बंद किया जा रहा है। बैंक ने एसएमएस भेजकर ग्राहकों को पूर्व सूचना दे दी है, जिसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस वर्क के कारण 25 जून से 30 जून की रात 12 बजे तक ट्रांजैक्शन कंट्रोल काम नहीं करेगा। आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल फीचर्स के जरिए क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले लेन-देन पर नियंत्रण रखा जाता है। ईडी के हाथ लगा बड़ा सुराग। 10 बार मालिकों ने अनिल देशमुख को दिए 4 करोड़ रुपए। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के कथित उगाही के आरोपों के बाद सवालों के घेरे में आए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी भी उन पर लगातार शिकंजा कस रही है। शुक्रवार को पूर्व गृह मंत्री के मुंबई के 4 ठिकानों और 1 नागपुर के ठिकानों पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जांच में सामने आया है कि मुंबई के करीब 10 बार मालिकों ने उनको 3 महीने के लिए 4 करोड़ रुपए की मोटी रकम का भुगतान किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ईडी देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे के घरों की भी तलाशी ले रही है। और वहीं एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संबंध में 10 से अधिक बार मालिकों के बयान दर्ज किए हैं और साथ ही ईडी की तरफ से इकट्ठे किए गए सबूतों के आधार पर शिंदे और पलांडे दोनों को मुंबई के बलाड स्ट्रीट स्थित अपने कार्यालय में लाई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। रविशंकर को मिला थरूर का साथ, संसदीय समिति ट्विटर से मांगी जवाब। जी हम बात करें कि भारत सरकार की तमाम चेतावनी के बाद भी ट्विटर नहीं सुधर रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि ट्विटर ने उनका अकाउंट 1 घंटे तक लॉक रखा, जिस वजह से वो कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाए। ट्विटर का कहना था कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में उनका अकाउंट पहले की तरह सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। अब मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है। रविशंकर प्रसाद के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए थरूर ने लिखा कि रवि जी, ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। मेरा पहले एक डांस का ट्वीट इसलिए डिलीट कर दिया गया क्योंकि उस पर रेस्प्यूटिन गाने का कॉपीराइट था। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर भारतीय छोटे वीडियो बनाते हैं, जिस वजह से कॉपीराइट के मामले कम आते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा गाने इस्तेमाल होने पर कॉपीराइट का नोटिस आ जाता है। वहीं अब शिकायत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफी इंडस्ट्री में आती है, तो ट्विटर भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराना गलत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट को
लेकर सरकार ने कहा है कि इससे कुछ मामले मिले हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय अभी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में जो 2 कोरोना वैक्सीन या कोवैक्सीन और कोविशील्ड इस समय दी जा रही है वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले हमारे देश में अभी बहुत कम पाए गए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले की संख्या पूरे देश में अब तक 48 है। वहीं दुनिया भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट 12 देशों में मिल चुका है। पुलिस ने किया पायल रोहतगी को अरेस्ट, सोसाइटी में झगड़ा करने और चेयरमैन को धमकी देने का आरोप। जी हम बात करें कि एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। एक्ट्रेस पर आरोप है कि उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन के साथ गाली गलौज की। अहमदाबाद सैटेलाइट पुलिस ने सोसाइटी के चेयरमैन द्वारा शिकायत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप यह भी है कि पायल ने चेयरमैन को जान से मारने की धमकी भी दी है। सोसाइटी में 20 जून को आयोजित मीटिंग में पायल रोहतगी सदस्य न होने के बावजूद जबरन शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने चेयरमैन को गाली गलौज किया और सोसाइटी के लोगों के साथ झगड़ा भी किया। आरोप यह भी है कि सोसाइटी के बच्चों के खेलने को लेकर भी पायल रोहतगी ने झगड़ा किया है। अस्पताल से घर लौटे बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद, बताई क्यों की थी सुसाइड की कोशिश। जी हां, आपको बता दें कि बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद की हालत में अब सुधार है, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि कांता प्रसाद को 18 जून को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब उन्होंने शराब और नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। पुलिस को दिए गए बयान में कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश करने को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। कांता प्रसाद ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उन्हें कई यूट्यूबर्स द्वारा गौरव वासन से माफी मांगने के लिए मजबूर किया, जिसके चलते ये मैंने कदम उठाया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांता प्रसाद ने अपने बयान में कहा है कि कई यूट्यूबर्स उन पर गौरव वासन से माफी मांगने के लिए दबाव बना रहे थे, इसकी वजह से वे डिप्रेशन में चले गए थे। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर का हवाला देते हुए कहा कि 81 वर्षीय की हालत स्थिर है और वे घर वापस आ गए हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, उसके बाद वे आईसीयू में भर्ती रहे। पुलिस बाबा के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर यूट्यूबर्स की भूमिका की जांच कर रहे हैं। 1 जुलाई से एसबीआई के एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, बदल जाएंगे चेकबुक के नियम। जी हम बात करें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। खाता धारकों के लिए 1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई से बैंक के ब्रांच या एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। वहीं चेकबुक के नियम भी बदल जाएंगे। 1 जुलाई से एसबीआई के एटीएम से नगद निकासी, ब्रांच से कैश निकालना आदि के सर्विस शुल्क में बदलाव हो जाएगा। 1 जुलाई से एसबीआई के कैश निकासी और चेकबुक के नियम में बदलाव होने जा रहा है। एसबीआई बेसिक बचत बैंक डिपॉजिट खातों के सर्विस चार्ज में बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत 1 जुलाई से सर्विस चार्ज रिवाइज हो जाएगा। 1 जुलाई से इन खाता धारकों को एटीएम या ब्रांच से 4 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकालना पहले से महंगा पड़ेगा। एक नए नियम के तहत फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद चाहे आप बैंक के ब्रांच जाकर पैसे निकालें या एटीएम से कैश निकालें, आपको हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्लस जीएसटी लगाया जाएगा। यानी 1 जुलाई 2021 से आप फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद अगर एटीएम या ब्रांच से कैश निकालते हैं तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्लस जीएसटी का शुल्क चुकाना होगा। और दोस्तों वहीं जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 154 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और वहीं चांदी की कीमत में 45 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 67,911 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों में जान लेते क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है। वहीं जहां झमाझम बारिश हो रही है, आज उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम में कुछ हिस्सों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार और असम समेत कई राज्य में आज बारिश की संभावना है। और वहीं ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल, कर्नाटक,
समेत दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और वहीं बिहार, उत्तराखंड और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में धूल भरी आंधी की संभावना के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।